नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़े कोई समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई ऑनलाइन प्रताड़ना मसलन साइबर बुलिंग या स्टॉकिंग से परेशान है तो वो क्या कानूनी कार्रवाई करवा सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। साथ ही इस मसले से जुड़े हुए आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। आज हम साइबर बुलिंग की बात करेंगे, यानी कि सोशल मीडिया में प्रताड़ना का मामला। साइबर बुलिंग एक तरह से ऑनलाइन रैगिंग है और ऐसे में इस रैगिंग के साथ ही आपको बता दें कि ये इंटरनेट में इसके माध्यम से ही होने वाला शोषण भी है। इसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट करना और घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल करना, ये सभी काम किया जाता है। इसे साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम का एक ये भी चेहरा है और एक चेहरा आपको बता दें कि अलग अलग तरह से ये साइबर क्राइम होता है, जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इंटरनेट के जरिए पीछा करता है और उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए और प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। ये तो खैर बुनियादी जानकारी थी और आज ऑनलाइन प्रताड़ना या साइबर बुलिंग से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी बबीता जी, आपको साइबर क्राइम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देंगी, आपको हर पहलू से समझाने की कोशिश करेंगी, कानूनी जानकारी आपको देंगी और इस विषय पर तफसील से आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप आगे क्या रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन प्रताड़ना से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं 0120612796 पर कॉल करिए या फिर 0120612796 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बबीता जी आपको अपने एक एक सवाल का जवाब देंगी और बताएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें। तो बबीता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबीता जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि साइबर बुलिंग की कानूनी परिभाषा हमारे दर्शकों को समझाएं। जी मैम, इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें कानूनी परिभाषा ही नहीं है। चलिए, साइबर बुलिंग जो है अब इसका कोई डिफाइन, इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं बना हुआ है, कोई अलग से कानून नहीं है। हालांकि अभी बात चल रही है तो कोई गाइडलाइंस है या पहले पुराने कानून में ही थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। तो इसलिए इसका साइबर बुलिंग वर्ड या साइबर हैरासमेंट वर्ड का कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। इसके लिए बस यही कहा जा सकता है कि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए साइबर या इंटरनेट का जो प्रयोग करके जो अपराध किया जाता है, जो एक्ट किया जाता है, वही साइबर बुलिंग है। हालांकि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने इसको क्लासिफाइड करने, आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया है, डिफाइन करने के लिए किया है ट्राई, लेकिन इसका लॉ ने कोई एक्ट में कोई डिफिनेशन नहीं प्रोवाइड करवाया है। हाँ, लेकिन इसके लिए पनिशेबल है, ये पनिशमेंट इसके लिए प्रोवाइड करवाता है और 3 टाइप के लॉ हैं जिसको मेन रूप से एड्रेस करते हैं ऐसे लॉ को। एक तो है आईपीसी, जो हमारा बेसिक क्रिमिनल लॉ है, उसके तहत ये होता है। नया जो भारतीय न्याय अधिनियम में अभी लागू नहीं हुआ है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके अंदर में यह एड्रेस होता है। और तीसरा, अगर बच्चे का केस है तो फिर पोस्को में भी जा सकता है। ये 3 जो मेजर एक्ट हैं जो कि हम साइबर बुलिंग से डील करते हैं अभी प्रेजेंट में। जी ठीक है। मैम, ये बताइए कि साइबर बुलिंग होने पर क्या किया जाए, क्या करें? जी मैम, इसके लिए तो हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो पहली है वो तो पुलिस ही है। पुलिस के पास हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए नेशनल वाइड एक पोर्टल भी है जहाँ पर कि इसका इंटरनेट से होने वाले कोई भी क्राइम है जो भी, उसके में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई एरिया डिफाइन नहीं होता है। तो कई बार अगर हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एरिया का हो जाएगा कि मेरा जो जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। तो पुलिस को आप कहीं भी जो भी एरिया पड़ता है आपके, वो डाल सकते हैं, पुलिस अपने प्रॉपर एरिया में डाल देगी उसको। इसको 0 FIR बोलते हैं। नेक्स्ट, उससे भी इजी ये पड़ेगा कि आप ऑनलाइन जाके पोर्टल पर वहां पर अपना रजिस्टर कर दीजिए जो भी आपका कंप्लेंट है। ये 2 बेसिक हैं।
आप यहाँ सबसे पहले जाइए, उसके बाद अगर महिला है तो फिर वीमेन कमीशन भी जा सकती है। हालांकि वो भी पुलिस को ही भेजेंगे काम इसके एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, वहां भी जा सकते हैं आप। अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड कमीशन में जा सकते हैं, ये एडिशनल है, लेकिन पुलिस जो है वो प्राइमरी है, या लॉ कमीशन का जो पोर्टल है, और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जी ठीक है सर। मैम ये बताइए कि साइबर बुलिंग की शिकायत होने पर किन धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है? जी मैम, साइबर बुलिंग के इतने सारे रूप हैं और इतने डेली नए नए इमर्ज हो रहे हैं कि इसको अलग अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी के एड्रेस किया जाता है, उसी के अंदर। तो ये देखा जाएगा सबसे पहले कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जैसे जो मेन रूप से होता है, जैसे साइबर स्टॉकिंग होता है, साइबर स्टॉकिंग हुआ, थ्रेटनिंग हो गया, ऑब्सीन फोटोग्राफ रिलीज करना हो गया, जिससे कि या कोई ऐसा जो डिफेम करने वाला हो वो मेरे साइड से किसी और साइट पर कर दिया जाए, या कई ऐसे पोर्न साइट हैं या ऐसे वहां हमारा अकाउंट मतलब जो विक्टिम का अकाउंट बना के कोई और वहां पर कोई मैटर अपलोड करता है या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं और उनको उसी तरह से किया जाता है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 66 से लेकर 66 और 67। ए बी सी डी इसके पार्ट हैं कई। 67 के ए, 67 बी, 66 बी सी डी, ये इलेक्ट्रॉनिक इसके टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। आईपीसी के 292, 507, 499, 509, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ज्यादातर हमारे जो मैटर होते हैं, जो साइबर बुलिंग कहते हैं, साइबर प्रताड़ना कहते हैं, इन्हीं सेक्शन में वो रजिस्टर्ड होते हैं, इन्हीं एफआईआर में उनका इसी सेक्शन में होता है। जी, अगर कोई किसी की अभद्र या निजी तस्वीरें सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर अपलोड करता है तो ये कैसे इस पर कार्रवाई हो सकती है? ये किस कैटेगरी में आता है? जी, अगर ये विमेन से रिलेटेड है तो इसके अंदर में आ जाएगा ये 354 के जो भी सेक्शन है उसके अंदर में आ जाएगा। 354 ए से लेकर सी तक में स्टॉकिंग है तो डी में आ जाएगा। लेकिन और उस आईपीसी के 292 में भी आ जाएगा, जहाँ अश्लील साहित्य या अश्लील मटेरियल को पब्लिश करना जो आता है हैंडल करता है ये सेक्शन, वहाँ आ जाएगा। अगर मेल है, बच्चा है तो पोस्को में आ जाएगा। अगर विक्टिम जो है कोई मेल है तो वो धमकी में आ जाएगा। ये एक तरह से एक्सटॉर्शन, अगर उसे कोई डिमांड की जा रही है तो एक्सटॉर्शन में भी हो जाएगा, ब्लैकमेलिंग हो जाएगा। तो अगर ये केवल अपलोड किया जा रहा है या इसको परेशान करने के लिए किया जाता है, धमकी देने के लिए किया जाता है, उसको डिफेम करने के लिए किया जाता है, इस पर डिपेंड करेगा कि कौन से सेक्शन लगेंगे और क्या पनिशमेंट मिलेगा। जी ठीक है। अगर कोई व्यक्ति साथ साथ लगातार अभद्र संदेश भेजता है तो कैसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और क्या किसी को मानसिक आघात पहुंचाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री भेजना दंडनीय अपराध है? बिल्कुल है मैम, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि लगातार भेज रहा है, फर्स्ट ऑफेंस जैसा मैंने कहा है कि वो पनिशेबल होगा 492 में, 354 में अगर विमेन है तो। लेकिन अगर एक बार फर्स्ट बार अगर ये ऑफेंस किया जाता है तो इसका पनिशमेंट 3 साल है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम ये रिपीटेड ऑफेंस होता है तो इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, फिर इसका पनिशमेंट हो जाता है 5 ईयर। तो इस तरह से अगर कंटिन्यू है तो, और ये तो मेंटल टॉर्चर तो हुआ ही, प्लस ये भी है कि अगर किसी को बार बार मेल आ रहा है या इस टाइप से कोई अश्लील या कुछ धमकी वाला चीज आ रहा है, उसे एक मेंटल टेंशन होता है, सोशल रेपुटेशन डाउन होता है, डिफेम होता है, हो सकता है हमारे सिक्योरिटी को भी खतरा हो। 2000 में केस आया था, ये असम हाई कोर्ट में इसको डील किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी आया था केस, और वो हमारे इंडिया में फर्स्ट साइबर बुलिंग का केस था। वहां पर एक 15 साल की एक लड़की थी, उसकी किसी फ्रेंड ने, किसी नोन ने ही किसी पोर्न साइट पर उसका डिटेल अपलोड कर दिया। लड़की से कोई धमकी नहीं थी, लड़की को कुछ नहीं कहा, वहां अपलोड कर दिया और वहां पे इसका फोन नंबर, लड़की का नाम वगैरह भी डाल दिया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर उस लड़की के पास 40 से ज्यादा कॉल आए अननोन लोगों के। तो ये उसके लिए इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर हो गया कि कंटिन्यूस कॉल उसके पास आ रहे थे, कुछ देश से कुछ विदेशों से भी आ रहे थे। तो फिर उसने केस किया था, एफआईआर फाइल हुआ था
और वो मेंटल टॉर्चर में ही उसका आ जाएगा। एक तो उसका डिफेम किया गया, उसको मेंटल टॉर्चर किया गया, उसकी जो है इस टाइप से, अगर छोटी वो तो छोटी बच्ची थी, तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए इसको कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली डील किया था और अब तो काफी ऐसे केसेस हो गए हैं। ये 20 साल पहले की 24 साल पहले का मैटर था ये। जी ठीक है। ये बताइए कि साइबर बुलिंग के अपराध में कितनी सजा का प्रावधान है, क्या प्रावधान रहता है सजा का इसमें? इसका एवरेज 1 साल से लेकर 5 साल तक सजा है। कि अलग अलग पर्पस, अलग अलग जो इसके ये क्राइम के एक्ट के जो ऑफेंस के जो तरीके हैं उसके पर डिपेंड करता है। अगर मैंने किसी को बदला लेने के लिए कर दिया है, इंटेंशन है किसी से बदला लेना है, किसी को प्रेशराइज करना है, किसी को टॉर्चर करना है, उसके लिए पनिशमेंट ज्यादा होगा। अगर ये इंटेंशन है कि कई बार ऐसा होता है कि हालांकि इसे कोर्ट अब डिफेंस नहीं मान रही कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आ रहा है, हो सकता है इलिसिट हो, कुछ भी हो, मैंने बिना पढ़े लिखे उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं मैंने बढ़ावा तो दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन उस लड़की को या उस व्यक्ति को परेशान करने का नहीं था, तो अब इसलिए मेरा पनिशमेंट कम होगा उस मामले में। लेकिन अगर मैं सोच समझ के एक प्लान बना के ऐसे करती हूँ कि किसी के हार्म पहुंचे, किसी या तो बदला लेना हो, उसको परेशान करना हो, या कोई उससे पैसे लेना हो, या इंटरनेट पर इन चीजों को बेचकर पैसे कमाना हो, कुछ भी पर्पस हो, पर्पस इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं इंटेंशनली कर रही हूँ, पर्पसफुली कर रही हूँ, तो ये ऑफेंस हो जाएगा। जी ठीक है। कितना जुर्माने का प्रावधान है इसमें, और आईपीसी की धारा 354D क्या कहती है? ऑनलाइन प्रताड़ना से इसका क्या संबंध है? जी मैम, जुर्माने की सजा 10 लाख तक की जाती है। जैसे मैंने कहा कि वो अलग अलग 2 लाख से 1 लाख से 10 लाख तक की है। अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो बढ़ जाएगा। ये 354D है स्टॉकिंग से रिलेटेड। साइबर स्टॉकिंग आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, तो साइबर स्टॉकिंग को डिफाइन अलग से नहीं किया गया है। हालांकि 2012 में, पहले ओरिजिनल में नहीं था, 2012 में इसको अमेंड करके इसमें इंक्लूड किया गया है साइबर स्टॉकिंग। ये स्टॉकिंग का ही एक पार्ट है। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना, और ये इसलिए ग्रेव माना गया है और इसको अलग से सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ी है कि अगर हम किसी को पीछा करते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और आजकल नेट के थ्रू किसी के एड्रेस, किसी का लोकेशन, किसी का पर्सनल डेटा जाना मुश्किल नहीं है, तो हो सकता है उसको फिजिकल हार्म भी पहुंचा दूं। सपोज मैं देखती हूँ कौन कहाँ ऑनलाइन रह रही है, कहाँ जा रही है, किस स्कूल में पढ़ रही है, मैं उसको ऐसे नजर रख रही हूँ कि मुझे उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और इसका मैं यूज करके या तो उसे धमकी दूं या उसको परेशान करूं कि हमेशा एक प्रेशर में रहे कि पता नहीं कौन मुझे देख रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि सुरक्षित रहो, घर में रहो, लेकिन इंटरनेट तो ऐसी चीज है कि हम घर में भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। तो ये लगता है कि घर में भी मुझ पर नजर रखी जा रही है। जी, जी, जी। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, कौन सी साइट देख रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, इसको भी स्टॉकिंग में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये साइबर स्टॉकिंग है 354D के लिए। फर्स्ट टाइम 3 ईयर का पनिशमेंट है, रिपीट होने पर 5 ईयर का पनिशमेंट है। ठीक है बबीता जी, सीधा सवाल आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, क्या करना चाहिए? और कई देशों में साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए हेल्पलाइन व्यवस्था की गई है। भारत में क्या स्थिति है? मैम नहीं, यहाँ हेल्पलाइन तो नहीं है। चाइल्ड के अगर कोई जरूरत है चाइल्ड के लिए है, लेकिन स्पेशली साइबर बुलिंग के लिए नहीं है कोई हेल्पलाइन। लेकिन बच्चों को जो ऑफेंस है बच्चों के अगेंस्ट, उसके लिए अलग से एक पोस्को एक्ट बना हुआ है। 2012 में ये बना था एक्ट, और ये कम्प्लीटली बच्चों को ही एड्रेस करके बनाया गया है। तो इसमें मेन रूप से जो है चाइल्ड को कोई पोर्नोग्राफिक या इस टाइप से जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो, उस चीज को एड्रेस किया गया है। और अगर इंटरनेट साइबर बुलिंग में बच्चों को 2 टाइप से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक तो है कि उनको पोर्नोग्राफिक कंटेंट में यूज करते हैं, उन तक वो कंज्यूम करवाते हैं, और बच्चे को इतनी समझ होती नहीं है, वो इन ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरा जो आजकल एक इमर्जिंग प्रॉब्लम हो गया है, वो हो गया है गेम का, वीडियो गेम का। गेम के माध्यम से कई बच्चों की सुसाइड तक करने की खबर आई है। तो ये बच्चों के लिए, इसको बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है ना कि माँ बाप भी नहीं जान पाते हैं,
बच्चे को इंटरनेट मोबाइल लेकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता नहीं होता है। कोई जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तब उन्हें समझ आती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अलग से सेल नहीं बनाया है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि वो नजर रखे कि बच्चों के बिहेवियर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो हो सकता है बच्चा उनको बताया नहीं, लेकिन उसको ऑब्जर्व करे, स्कूल वगैरह जो है उनसे बात करे, और फाइनली अगर कुछ नहीं होता है तो पुलिस के पास तो जाने का ऑप्शन है ही उनके पास, जितनी जल्दी से जा सके, क्योंकि इसके चाइल्ड साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स अगर वो यूज करते हैं या किसी ट्रैप में फंस जाते हैं तो इसलिए पोस्को एक्ट में पोर्नोग्राफी को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशेबल बनाया गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। और चाइल्ड दोनों फॉर्म है, या चाइल्ड का आप इसमें यूज कर रहे हैं या चाइल्ड को कंज्यूम करवा रहे हैं इस टाइप का, कोई मतलब कुछ दिखा रहे हैं, कोई शो कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उस एज के हिसाब से, वो दोनों ही एक्ट इसमें पनिशेबल है। और इसके लिए हार्शर पनिशमेंट है जो कि लाइफ तक जा सकती है अगर इसका एग्रीवेटेड फॉर्म होता है तो 10 ईयर मिनिमम है, एवरेज है। तो इसके लिए बच्चों के लिए है, लेकिन हाँ हेल्पलाइन अभी नहीं है अलग से इसके लिए। ये जो हमारी साइबर पुलिस है या पुलिस का जो ब्रांच है साइबर का है वही इसको एड्रेस करती है। जी ठीक है, इसके लिए कोई अभी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बबीता जी बताइए कि कोई व्यक्ति नजर रखता है या जासूसी करता है जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा का डर या भय की गंभीर चिंता हो या पीड़ित मानसिक तनाव महसूस करे या फिर उसकी मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न हो, और इस तरह की अगर स्थिति होती है व्यक्ति स्टॉकिंग अपराध करता है, इससे क्या संबंधित है और कानूनी प्रावधान इसके लिए क्या है, क्या किया जा सकता है इसके अगेंस्ट? मैम ये साइबर बुलिंग का जो एक बहुत ही एग्रीवेटेड फॉर्म है वो है साइबर स्टॉकिंग। जैसे हमने 354D की बात की है, वो साइबर स्टॉकिंग को ही डील करता है। इसमें कोई भी इसका विक्टिम हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, मेन वीमेन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 354D जो है स्पेसिफिकली वीमेन के लिए है। और लेकिन इसका जो मेल है वो भी यूज में आ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनका कोई डिटेल लेने के लिए उनका स्टॉक किया जाता है, उन पर पूरी नजर रखी जाती है ताकि उसका इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा सके या उसको ब्लैकमेल किया जाए या मेंटली परेशान किया जा सके। तो यहाँ पर उनको 354 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा मेन को, उनको 292 का प्रोटेक्शन मिलेगा आईपीसी। तो लेकिन दोनों के लिए अगर इसमें कुछ सेक्सुअल रिमार्क है तो 354 में आ जाएगा, और अगर नहीं है केवल धमकी है तो 507 292 में आ जाएगा। अगर अश्लीलता है तो 292 में, अगर ऐसे धमकी है, सिंपल धमकी है, मेंटल हैरासमेंट है तो वो 407 में आ जाएगा, 507 में आ जाएगा। इसमें ये न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल है, हर एज के हर जेंडर के लोगों को इसका प्रोटेक्शन मिला है इस सेक्शन का। जी। तो पीछा करने का मतलब ये इसलिए एग्रीवेटेड माना गया है कि पीछा करके हम सिर्फ उसको मेंटली परेशान नहीं करते हैं, हो सकता है उसको फिजिकली भी परेशान किया जाए। और विक्टिम को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि उसको फिजिकली परेशान किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज आए हैं रिसेंटली कि पहले उस पर नजर रखी गई है, फिर उस पर डायरेक्ट हमला भी किया गया है। तो इसलिए इसको ज्यादा एग्रीवेटेड माना जाता है। ये पहले से भी था, स्टॉकिंग पहले से भी क्राइम था, लेकिन अब इसमें साइबर वर्ड डाल दिया गया है ताकि ऑनलाइन जो भी स्टॉकिंग हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए, उसको भी एड्रेस किया जाए, उसको भी पनिशेबल बना दिया गया है अब। जी, बहुत शुक्रिया आपका बबीता जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें साइबर बुलिंग के बारे में जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।